हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के गुण, जिसमें ऑक्सीकारक व अपचायक जो प्रवृत्ति थी वो अपन ने इससे पहले की क्लास में की थी। आज अपन इनकी पढ़ेंगे चुंबकीय प्रवृत्ति। तो संक्रमण धातु हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति। अब ये जो संक्रमण धातु हैं ये चुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो उपस्थित होती है। चुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करेंगे? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। किनमें? संक्रमण धातु। क्वेश्चन आ जाए कि संक्रमण धातुएं चुंबकीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करती हैं क्यों? तो आंसर क्या होगा कि संक्रमण धातुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जिसके कारण ये चुंबकीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें देखिए, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति की दो रीजन है। एक तो इनकी है कक्षीय गति, एक होती है चक्रण गति। जैसे इलेक्ट्रॉन की एक तो होगी कक्षीय गति और दूसरी होगी इसमें चक्रण गति। अब इसको समझिए, कक्षीय गति का मतलब कक्ष के चारों तरफ, जैसे ये परमाणु की नाभिक और इसके चारों तरफ है कोश और कोश में कौन है? इलेक्ट्रॉन। अगर यह इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है तो इस गति को हम बोलेंगे कक्षीय गति। एक तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है तो गति कौन सी हो गई? कक्षीय। और यह इलेक्ट्रॉन अगर यहीं पे घूम रहा है अपने स्थान पे तो इस गति को हम बोलेंगे चक्रण गति। तो आ गई बात समझ में? यानी चुंबकीय जो प्रवृत्ति है वो चक्रण गति और कक्षीय गति इन दोनों गतियों के कारण होती है। अब जो चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण को म्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? म्यू के द्वारा। तो म्यू बराबर होगा म्यू एल प्लस म्यू एस। म्यू बराबर क्या हो जाएगा? टोटल मान क्या होगा? म्यू एल प्लस म्यू एस। अब म्यू एल का मतलब तो किससे है? कक्षीय गति से। और म्यू एस का मतलब स्पिन ये है चक्रण गति से। तो म्यू एल को तो बोलेंगे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, इसको तो क्या बोलेंगे? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। और म्यू एस को क्या बोलेंगे? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, आगे बात समझ में? अब जो ये चुंबकीय आघूर्ण है इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसके अंत में इकाई लगती है बीएम। बीएम को बोला जाता है बोर मैग्नेटॉन। फिजिक्स में ही पढ़ते हो, बीएम को क्या बोलेंगे? बोर मैग्नेटॉन। और एक बोर मैग्नेटॉन बराबर होता है EH/2πmc। ठीक है, यहां पे E का मतलब तो क्या है? ये तो है इलेक्ट्रॉन का आवेश। H का मतलब ये है होगा प्लांक स्थिरांक, ये तो पढ़ते आ रहे हो। पाई 3.14 या 22.7। एम क्या है? स्मॉल एम
ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और c है प्रकाश का वेग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक बोर मैग्नेट्रॉन किसके बराबर होता है, तो आंसर क्या होगा, EH/2πmc। यहाँ पे E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश, H का मतलब है प्लांक स्थिरांक, M का मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और C का मतलब होता है प्रकाश का वेग। अब जो संक्रमण धातुएं होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश में प्रवेश करते हैं। बताया था आपको, आंतरिक कोश जिसको हम उपांत्य कोश भी कहते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उपांत्य या आंतरिक कोश में प्रदर्शित करते हैं। तो इसके आधार पे इनका अगर हम चुंबकीय आघूर्ण निकालें तो ये होगा म्यू बराबर √n × n+2। अब यहाँ पे n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, n का मतलब क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। और जो भी आएगा उसके आगे हम यूनिट लगा देंगे बोर मैग्नेट। क्लियर? तो ये फॉर्मूला याद रखना कि म्यू बराबर होता है √n × n+2। अब देखिए अयुग्मित या तो हमें कोई भी संकुल यौगिक दे दे, तो संकुल यौगिक की हम निकालेंगे ऑक्सीकरण अवस्था, जो इससे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, और उस ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर निकालेंगे उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये आएगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है धातु आयन दे दिया हमें स्कैंडियम, और ऑक्सीकरण अवस्था होती है इसकी +3। तो देखिए स्कैंडियम का विन्यास क्या होता है, ऑर्गन 3d1 और 4s2। अब +3 का मतलब यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, डी में। तो डी में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसमें डी का विन्यास क्या हो गया, d0, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर √n × n+2। तो देखिए म्यू बराबर √0 × 0+2, तो म्यू बराबर √0 इंटू क्या हो जाएगा 2, और 2 को 0 से इंटू किया तो म्यू बराबर 0, तो म्यू बराबर क्या हो गया 0, यानी कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं होगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो चुंबकीय आघूर्ण नहीं होगा। क्लियर? अब देखिए जैसे Cr+ क्रोमियम प्लस है, तो इसका विन्यास क्या होगा, ऑर्गन 3d5, सामान्य अवस्था में विन्यास होता है 4s1। अब प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो 4s में क्या हो गया 0, यही होगा, और 3d क्या रह जाएगा 5। अब 3d5 का मतलब इलेक्ट्रॉन अगर हम भरना चाहें तो डीम के अंदर 5 कक्षक होते हैं, तो 1 2 3 4 5, बोलो पांचों के पांचों क्या रहेंगे, अयुग्मित। अब पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन अगर अयुग्मित हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हुई, 5 हुई। तो यहाँ पे 0 के स्थान पे क्या होगा, 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ कितना होगा 5 और 2 7, और यहाँ पे 5, यानी म्यू बराबर √35। ठीक है, अब इसको निकालने में समय अधिक लगेगा, रूट को निकालने में। तो आप एक बात याद रखना कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उसके आगे 0.9 लगा देना। ठीक है, जैसे 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो ये 5.9 बोर मैग्नेट। ठीक है, तो इसका तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हुआ 0, इसका कितना हो जाएगा 5.9 लगभग। क्लियर? 4 अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा 4.9। अगर 3 है तो ये 3.89 के लमसम आता है, तो उसको भी हम 3.9 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक को नहीं लिखेंगे, अभी बताते हैं। एक में आएगा √3, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए अभी बता देते हैं आगे, जैसे Cu+ है, कॉपर प्लस, तो कॉपर प्लस का विन्यास क्या होगा, ऑर्गन 3d10 और 4s0, क्या यही होगा। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, पूरे के पूरे भरे हुए, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि 10 के 10 फील हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5,
6 7 8 9 और ये 10, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0, तो चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होगा 0। अगला देखिए कॉपर +2, तो कॉपर +2 में क्या होगा 3d9, यही होगा, एक s का चला जाएगा, d10 होता है तो x का चला जाएगा। अब d9 है तो एक इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, एक होगा। देखिए कैसे, जैसे d9 को फील करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, बोलो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो एक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई 1। अब एक को रखेंगे यहाँ, ये एक, ये एक, 2 और 1 3, 3 को 1 से इंटू किया कितने आए 3, और √3 का मान ये तो याद होना चाहिए 1.73 होता है ना, ये तो याद रह जाएगा। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना आया 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। क्लियर। अब जैसे लास्ट देखते हैं Zn+2, तो Zn+2 में होता है 3d10, क्योंकि 4s तो 0 रह जाएगा, तो एक में इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे 0, तो चुंबकीय आघूर्ण भी क्या रहेगा इसका 0। इस प्रकार से निकालते हैं। अगर हमें कोई भी धातु आयन दे दे और उसका हमें से चुंबकीय आघूर्ण निकालना चाहें तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बात समझ। अगला क्वेश्चन देखिए, M+2, M का मतलब XYZ कोई भी धातु हो सकती है। जलीय विलयन के लिए चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो, यानी M कोई धातु है वो जलीय विलयन में उपस्थित है, ऑक्सीकरण अवस्था है उसकी +2, परमाणु क्रमांक कितना बताया हुआ है 27। ठीक है, अब हमें ध्यान में रखना है कि 27 परमाणु क्रमांक होता किसका है। कोबाल्ट का, कोबाल्ट होगा, या फिर जैसे ये लिख दिया हमने M27 कि हमें धातु तो दी हुई नहीं, तो लिख दो M27। अब इसका विन्यास लिखेंगे तो ये ऑर्गन 3D और 4s, 4s में 2 तो 18 और 2 20, 27 का मतलब D में कितने चले जाएंगे 7। ठीक है, तो ये M27 ये ऑर्गन +2, तो +2 का मतलब 3D 7 और 4s 0, यही होगा। अब D7, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या रही 3, यानी इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ये है बराबर हो जाएगी 3। तो देखिए चुंबकीय आघूर्ण पूछा गया, क्या है चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण यानी म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर फॉर्मूला लिख देंगे, म्यू लिखने की आवश्यकता नहीं, चुंबकीय आघूर्ण में आ गया म्यू, तो सीधा फॉर्मूला लिख दो n × n+2। ठीक है, और चूंकि n बराबर कितना है 3, तो देखिए 3 × 3+2, तो √3 × कितना हो जाएगा 5, 5 3 15, ये हो गया √15, और लगभग 3 पॉइंट, क्योंकि एक मिनट बताया था 3 के आगे पॉइंट के बाद में जितना भी आ रहा है उतना तो 3.9 कर देना, लगभग 3.9, और उसके आगे जो भी आ रहा है उसके आगे हम लगा देंगे बोर मैग्नेट्रॉन। आगे बात समझ निकाल सकते हो। अगर ऐसे थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है तो भी हम सोल्व कर सकते हैं। एम के स्थान पे हम लिख सकते हैं कोबाल्ट, क्यों 27 नंबर पे कौन सी धातु है कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, जलीय विलयन में द्विव संयोजी धातु आयन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है। द्विव संयोजी यानी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई +2। ठीक है, यहाँ पे यही समझना है। अब परमाणु क्रमांक 25 है,
तो परमाणु क्रमांक 25 किसका होता है? क्रोमियम का। इसी का होगा। बताइए कितना होगा? 25 किसका होता है? क्रोमियम का होता है 24। 25 होगा मैग्नीज का, Mn। परमाणु क्रमांक 25 किसका होगा? मैग्नीज का, क्योंकि स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन ये होते हैं। ये देखिए 21, 22, 23, 24 और ये 25। 25 पे कौन आएगा? मैग्नीज। अब यहां पे देखिए, जैसे Mn25 विन्यास होगा ऑर्गन 3d5 4s2, यही होगा। 18 और 2 20 और 5 25। अब द्विसंयोजी है, क्योंकि धातु द्विसंयोजी है, अतः Mn+2 विन्यास क्या होगा? ऑर्गन 3d5 4s0। अब चुंबकीय आघूर्ण देखिए, हमें पता है चूंकि म्यू बराबर होता है रूट n इंटू n+2। तो देखिए n बराबर, n का मान कितना आ जाएगा? 5 है, 5 के 5 एक में रहेंगे, n का मान होगा 5। तो देखिए म्यू बराबर रूट 5 इंटू 5+2, तो म्यू बराबर ये हो जाएगा रूट 5 इंटू 7, तो म्यू बराबर हो जाएगा रूट 35, यानी म्यू बराबर मान होगा 5.9 बोर मैग्नेट। तो निकाल सकते हो आसानी से। इस प्रकार से निकालते हैं चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यानी धातुएं उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइडों व फ्लोराइडों में प्रदर्शित करती हैं। क्यों? यानी जो भी धातुएं होंगी उनकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था या तो उनके ऑक्साइडों में होंगी या फिर उनके फ्लोराइडों में। अब देखिए, अगर देखा जाए तो आवर्त सारणी के अंदर सबसे अधिक विद्युत ऋणता होती है फ्लोरीन की। कितनी होती है फ्लोरीन की विद्युत ऋणता? 4 होती है। ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन की होती है 3.5। इन दोनों तत्वों की एक तो उच्च विद्युत ऋणता होती है, ठीक है, एक इनका आकार है वो छोटा होता है। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन व फ्लोरीन का आकार छोटा। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये होगा ऑक्सीजन व फ्लोरीन की उच्च विद्युत ऋणता। 11th क्लास में पढ़ी थी, यानी सबसे अधिक विद्युत ऋणता फ्लोरीन की, उसके बाद में ऑक्सीजन की। अगर क्वेश्चन आ जाए कि धातुएं उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइडों व फ्लोराइडों में ही प्रदर्शित करती हैं, क्यों? तो आंसर क्या होगा? क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन इनका आकार छोटा होता है तथा ऑक्सीजन व फ्लोरीन हैं ये उच्च विद्युत ऋणता प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण धातुएं हैं वो अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वे ऑक्साइडों और फ्लोराइडों में ही प्रदर्शित करती हैं। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक आता है वो है ऑक्साइड, यानी जो ये संक्रमण धातुएं हैं, अगर इनको वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है
तो ये ऑक्साइडों का निर्माण करती हैं। ऑक्साइड, जो भी संक्रमण धातुएं हैं, वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो ये किसका निर्माण करेंगी, ऑक्साइड का। अब इनके ऑक्साइड अम्लीय भी होते हैं, उभयधर्मी भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। तीनों ऑक्साइड बनाते हैं, अम्लीय भी, उभयधर्मी भी और अक्षारीय भी। उभयधर्मी एम्फोटेरिक मतलब जिसमें अम्लीय व क्षारीय दोनों गुण उपस्थित होते हैं, उसको उभयधर्मी बोलते हैं। अब अगर निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है, तो ऑक्साइड कैसे होंगे, क्षारीय होंगे, याद रखना। और अगर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है, तो ऑक्साइड कैसे हो जाएंगे, अम्लीय। तो देखिए संक्रमण धातुएं हैं, उनको अगर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वे ऑक्साइडों का निर्माण करती है। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में जो संक्रमण धातुएं हैं उनके ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब जो ये संक्रमण धातुएं हैं, इनके ऑक्साइडों के कुछ मैं सूत्र बता रहा हूं आपको कि ये किस प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखिए ये MO, MO2, MO3, M2O3, M2O5 इत्यादि प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं। अब यहाँ पे M का मतलब क्या है, M का मतलब होता है संक्रमण धातु, ठीक है। तो ये MO, MO2, MO3, M2O3 और M2O5 प्रकार के ऑक्साइड बनाती, क्लियर। अब देखिए इसमें कुछ ऑक्साइड बता रहे हैं, जैसे क्रोमियम के ऑक्साइड। क्रोमियम के ऑक्साइड होता है CrO, CrO2, Cr2O3, CrO3। अब ये CrO, इसमें ऑक्सीकरण संख्या +2 है, सबसे कम इसी में, तो इसकी प्रकृति होगी क्षारीय। मध्य वाले दोनों की होगी उभयधर्मी। और सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या इसकी है, जैसे ऑक्सीजन होता है -2, 3 है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 6, उधर जाके होगा +6, पक्षांतरण करेंगे तो +6 होगा। देखिए कैसे, जैसे क्रोमियम को हमने मान लिया X प्लस, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, ऑक्सीजन कितने हैं 3 बराबर 0, तो x प्लस माइनस माइनस के 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया +6 हुआ या नहीं। तो देखिए इधर से इधर जा रहे हैं तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही। तो देखिए निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में तो प्रकृति होगी क्षारीय, मध्यम में होगी उभयधर्मी और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में प्रकृति होगी इसकी अम्ल। अब इसमें देखिए जैसे मैग्नीज के ऑक्साइड हैं MnO, Mn2O3, MnO2, MnO3, Mn2O7, ठीक है। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में प्रकृति कैसी होगी इसकी, क्षारीय, मध्यम में उभयधर्मी और उच्च में हो गई अम्लीय। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है कि मैग्नीज का अम्लीय ऑक्साइड बताइए, या मैग्नीज की अम्लीय ऑक्साइड का कोई एक सूत्र लिखिए। तो ये दो तो अम्लीय, उभयधर्मी पूछ सकता है तो ये दो हैं उभयधर्मी, क्षारीय पूछ सकता है तो क्षारीय तो एक ही है MnO, ठीक है। अब इस जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड है, इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, याद रखना पड़ेगा। V2O5 वेनेडियम का ऑक्साइड है, इसकी प्रकृति होती है उभयधर्मी, क्लियर। तो ये ऑक्साइड और इनकी प्रकृति मैंने आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न ऑक्साइडों को उनकी अम्लीयता के बढ़ते क्रम में लिखिए, ठीक है। बढ़ता या घटता कोई भी क्रम लिखवा सकते हैं। तो अम्लीयता का क्रम हमें देखना है, तो पहले किसको लिखेंगे, क्षारीय को, उसके बाद में उभयधर्मी को, और सबसे अंत में कौन आएगा, अम्लीय। बढ़ते क्रम का चिन्ह लग जाएगा। अब ये पता कैसे लगाएं, तो मैंने बताया था कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, निम्न में क्षारीय और मध्यम में उभयधर्मी, ठीक है।
तो पहले इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी सभी की। जैसे Mn है सभी, मैग्नीज धातु ही है, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का पता है हमें -2 होता है चार्ज, तो इसकी कितनी हो जाएगी +2, पक्षांतरण करेंगे तो +2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है ऑक्सीजन 3 दूनी 6, ठीक है, मैग्नीज कितने हैं 2, 2 का भाग लग जाएगा तो कितनी आ जाएगी +3। यहाँ पे मैग्नीज 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे -4 और उधर जाएंगे तो +4, पक्षांतरण करेंगे, आ रहा है समझ, तो ये होगी +4। यहाँ पे इसकी कितनी होगी +6। यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14, 14 में धातु 2 है, 1 नहीं है, तो 14 में 2 का भाग लगा कितनी आई 7, तो ये हो जाएगी +7। बताओ इधर से इधर जाने पर ऑक्सीजन संख्या में क्या हो रही, वृद्धि हो रही, तो ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि तो अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी बढ़ेगी। तो सबसे कम होगी MnO, उसके बाद में Mn2O3, इससे अधिक MnO2, इससे अधिक MnO3 और सबसे अधिक होगी Mn2O7। ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अवश्य ध्यान में रखना। यानी अम्लीयता का बढ़ता क्रम पूछ रहा है तो ऑक्सीकरण संख्या के बढ़ते क्रम में जमा दो। इसमें अगर अक्षारीयता का पूछे तो मान लीजिए अम्लीयता नहीं दिया, हमें दे दिया अक्षारीयता, तो यही क्रम उल्टा कर देंगे, यानी जो अधिक अम्लीय है वो सबसे कम क्या होगा क्षारीय, तो सबसे पहले ये लिखा जाएगा, यानी इसी को पकड़ के यूं उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा MnO। अगला क्वेश्चन है निम्न ऑक्साइडों को उनकी एक क्षारीय प्रवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए। एक ही ये क्वेश्चन, इससे उल्टा है। यहां पे ऑक्सीकरण संख्या +2, यहां पे +4, यहां पे देखिए 3 दूनी 6, 2 का भाग लगाया +3 और यहां पे +6। ठीक है, अब अक्षारीयता का बढ़ता क्रम, तो जो सबसे अधिक अम्लीय होगा वह सबसे कम क्षारीय होगा, तो सबसे अधिक अम्लीय कौन है CrO3, तो ये हो जाएगा CrO3। बढ़ता क्रम है तो चिन्ह ये होगा, उसके बाद में CrO2, उसके बाद में Cr2O3 और सबसे अंत में होगा CrO। आगे बात समझिए। ठीक है, ये हो गई इनके ऑक्साइडों के अंदर जो अम्लीयता या क्षारीयता का जो क्रम है ये लिखने का तरीका। अब इसमें लास्ट टॉपिक है डी ब्लॉक के अंदर एक इनके उपयोग। तो देखिए इसमें धातु आ रही हैं, सोना भी आ रहा है, चांदी भी आ रही है, और सोने चांदी का उपयोग किस में करते हैं आभूषण बनाने, हो गया उपयोग। और जैसे AgBr हैं उसका उपयोग करते हैं फोटोग्राफी के रूप में, संक्रमण धातु के रूप में कर रहे हैं नहीं, फोटोग्राफी फिल्म को साफ करने में AgBr का उपयोग। पीछे हमने पढ़ा था अंतराकाशीय यौगिकों के निर्माण किया था नहीं, तो देखिए Ag और Au का उपयोग किस में होता है आभूषण बनाने में। होता है। इसके बाद में AgBr है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग करते हैं फोटोग्राफी में। ठीक है, AgBr को किस में काम में लेते हैं फोटोग्राफी के रूप में, फोटोग्राफी में। और जैसे अंतराकाशीय यौगिकों के निर्माण बनाए थे, अंतराकाशीय यौगिकों के निर्माण में किया था या नहीं, संकुल यौगिकों के निर्माण में,
मिश्र धातु बनाने में, और जो AgNO3 है सिल्वर का ही है यौगिक, सिल्वर का ही तो है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसका काम होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। यानी किसमें इसको किसमें काम लेते हैं, प्रयोगशाला के अंदर अभिकर्मक के रूप में। ये डी ब्लॉक तत्व है, यहीं पे खत्म होते हैं। ठीक है।